Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। सब Good ठीक ठाक afternoon, हो? sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सब ठीक हो? सब गुड प्रॉब्लम तो नहीं है आफ्टरनून किसी सर। को? नो हाँ, सर, Yes, ऑल sir. गुड। ठीक मैं है क्या आप सब बताइए। सबकी Afternoon, हेल्प sir. करने Sir, के all लिए good, sir. Thank you, sir. बल्ले बल्ले हाँ, सर सब जी, लोग बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले है ना, बस ज्यादा बल्ले बल्ले बाहर जाके नहीं करो, घर में ही बल्ले बल्ले करो। बाहर ज्यादा गड़बड़ है, घर में रहो और शांत रहो, सब ठीक रहेगा। तो आज शुरू करते हैं कि मापोल के एनेक्स से शुरू करते हैं। सो विल स्टार्ट विथ मापोल एनेक्स 1। हमारे लोग तो काफी कोऑर्डिनेटर्स को हो गया है, सब बेचारे घर में हैं अभी। हम मापोल एनेक्स 1 के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं कि डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है एंड ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम क्या चीज है, कई बार ये आ चुका है। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लो, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। कोई क्वेश्चंस आपके मापोल के एनेक्स 1 के? उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। एनी इंडिविजुअल क्वेश्चंस यू कैन आस्क नाउ एंड देन आई स्टार्ट। कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर। चलो फिर शुरू करते हैं। So oil is defined as viscous fluid. Viscous मतलब thick, पतला नहीं, thick, containing petroleum which can be in form of crude oil. Crude oil आपको पता बहुत thick होता है. Heavy oil, sludge, oil refuse and refined products like MGO. और इसमें पेट्रोकेमिकल नहीं आएगा, लेकिन इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल आ जाता है। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो NX2 में आता है, इसमें नहीं आता। Lubricating oil will come in NX2 and ये sludge, oil refuse, refined products like MGO, marine gas oil will come in. This even your kerosene, petrol and all will come in NX1. So your MARPOL provisions apply to oil carried as cargo or used on board. तो इसमें आपका fuel oil, cargo, everything will come under NX1. So NX1 provisions apply to all kind of crude oil, petroleum products carried in bulk, excepting lubricating oil. लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम नहीं लेते हैं क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल एक लेयर नहीं बनाता। Lubricating oil can be mixed with water. Oil cannot be mixed with water, but lubricating oil can be mixed with water. इसीलिए lubricating oil is in NX2 because it can be discharged under water and it will mix with water. Otherwise, your oil will not mix with water, it will come out as a layer. इसीलिए NX1 में discharge is above the water line, while NX2 में discharge is below the water line. Underwater discharge है उसमें. Now, what is the principle underlying your minimizing generation of oil-water mixture? Basically, एक oil-water separator होता है जो सेंट्रीफ्यूगल होता है और वो दोनों को सेपरेट कर देता है। बिकॉज अगर आपने ऑयल और वाटर को मिक्स किया एंड यू केप्ट इट फॉर सम टाइम, जैसे अगर आपने सपोज कुकिंग ऑयल, एक भी कोई भी ऑयल ले लिया, पेट्रोल ले लिया या केरोसिन ले लिया, 4 चम्मच डाल दिए, पानी मिक्स किया, अलग सा लेयर आपका आ जाएगा। So oil water separator will use this principle of oil making a separate layer over your water. तो उसमें नीचे से जो पानी है उसको डिकैंट कर देगा so that ऊपर का ऑयल can be put in another tank.
So oil water separator is a piece of equipment specific to the shipping of marine industry and used to separate oil or water mixture into the separate components. आपका एक ऑयल वाटर इंटरफेस डिटेक्टर होता है टैंकर्स में भी, और उसमें वो स्लॉप टैंक में डिटेक्ट कर लेता है लेयर को. तो अगर हमने स्लॉप टैंक में ऑयल डाला, उसको हम डिकैंट कर सकते हैं आफ्टर चेकिंग द लेयर विथ ऑयल वाटर इंटरफेस डिटेक्टर. So the separation takes place inside oil water separator with decantation principle. Decantation आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है कि हमने मिक्स कर दिया और ऑयल और वाटर को और थोड़ा टाइम रखा, ऑयल की लेयर ऊपर बन जाएगी, वाटर की लेयर नीचे बन जाएगी. That is decantation and you can take out the water from below. So the oil floats on top to be automatically skimmed off to the sludge tank or dirty oil holding tank. एंड फिर वहां से या तो ODMCS से निकालेंगे 15 ppm पे, या अगर शोर पे हैं तो दे विल सेंड इट अशोर. So separating oil from water where mixtures occur, the separator principle can also be used to separate liquids of different densities, such as oil droplets in water. Or water droplets in oil as used by oil water separator on board. So they use a centrifugal force. Centrifugal force सबको पता है क्या होती है? What is centrifugal force? कोई एग्जांपल दो भाई. Centrifugal force का क्या एग्जांपल? किसी को एग्जांपल ही नहीं पता है. एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नहीं पता? चलो फिर अभी डायग्राम समझाएं. आप लोग बताओगे खुद ही. सब भूल गए हैं? फिजिक्स सब भूल जाते हैं. फिजिक्स एक ऐसी चीज है, वो सारे जल्दी भूल जाते हैं. एग्जाम हो गया, खत्म होगी बात. अब कौन यूज करेगा? लेकिन नेविगेशन में तो यूज होता है. दो सर्कल बने हैं. एक फोर्स है जो बाहर की तरफ फेंकती है, ठीक है, ये बाहर की तरफ फेंकती है. और एक है जब आप चलाओगे मशीन तो वो अंदर की तरफ जाएगी. अब बताओ ये कौन सी फोर्सेस है भाई? ये बाहर की तरफ फेंकती है. वॉशिंग मशीन है, कपड़ा ड्रायर में डालो, चलाओ, बाहर की तरफ फेंकेगी. और एक जो है वो अंदर की तरफ खींचेगी. अब ये बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? डायग्राम आपके सामने बनाया है. सर बोलो जो भाई. बाहर फेंकती सेंट्रीफ्यूगल है, जो अंदर खींचती है और सेंट्रीपिटल है. वेरी गुड. तो ये वाली कौन सी फोर्स है? ये वाली फोर्स जो मैंने बना रहा हूँ अभी, ये क्या है? सेंट्रीपेटल है. तो इसका एग्जांपल दे दिया कि सन इज रिवॉल्विंग, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना? अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो ये कौन सी फोर्स हुई? सेंट्रीपिटल. अर्थ इसके आसपास सेंट्रीपेटल है, क्योंकि सन इसको एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, तो वो अंदर की तरफ खींच रहा है, नहीं तो वो अर्थ बाहर निकल जाता, स्पेस में घूम रहा होता. और ये वाला सेंट्रीफ्यूगल है. तो आपका प्लाज्मा जो निकालते हैं ब्लड में, जो प्लाज्मा आजकल निकाल रहे, कैसे निकाल रहे? इस फोर्स से. चक्री में डाल देते हैं और वो घूमती है, एंड उसमें से आपके ब्लड सेल निकल जाते हैं, प्लाज्मा बच जाता है. दैट इज सेंट्रीफ्यूगल. सिमिलरली वॉशिंग मशीन चलती है, दैट इज बेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो यही प्रिंसिपल आपका ऑयल वाटर, ये वाला प्रिंसिपल ऑयल वाटर सेपरेटर में यूज होता है. ये वाला तो आपका सेंट्रीपेटल है. ग्रेविटेशन में ये आ रहा है, जब आप जो रिवॉल्व कर रहे हो और ग्रेविटी हो रही है, आपका सन इज एक्सर्टिंग अ ग्रेविटेशनल फोर्स, like moon is revolving around the earth, so earth is holding on with the centripetal force
to moon revolving around the earth. Similarly, earth is revolving around sun due to centripetal force. ठीक है? So इस centrifugal force से you're separating the mixture into solid and liquid phase. उनको बाहर फेंकता है, accordingly separate कर रहा है. So the carriage of oil in space protected from direct damage by stranding by your double hull, you're protected by this double hull space. So beaching जो होती है वो intentional करते हैं, stranding जब करते हैं वो गलती से हो जाती है. जब grounding करते हैं, that is stranding. और beaching आपने intentional की, या तो बीच किया जब हम स्क्रैप के लिए गए, स्क्रैपिंग शिप का स्क्रैप बेचना है तो बीचिंग कर रहे हैं, या शिप को बचाने के लिए भी कई बार बीचिंग करते हैं. Now what are the reasons for designating special areas or prohibited special coastal areas? एक तो इसका टेक्निकल रीजन है, हमने क्यों स्पेशल एरिया बनाया है, इज फॉर ओशनोग्राफिकल, इकोलॉजिकल एंड ट्रैफिक. ओशनोग्राफिकल मतलब उस ओशन को बचाने के लिए. इकोलॉजिकल इसका मतलब वहां जो स्पीशीज ऑफ फिश है, वहां जो अंडर सी मरीन एनिमल्स हैं, अंडर सी ग्रोथ है, अंडर सी प्लांट्स है, उनको बचाने के लिए. एंड अगर वहां जहां ज्यादा ट्रैफिक है वहां के लिए वी हैव अडॉप्टेड स्पेशल मैंडेटरी मेथड्स टू अवॉइड योर सी पोल्यूशन. So these are this is the reason why we designate special area and prohibited coastal zones for preventing pollution. Now why are we setting limits for quantity to be discharged into sea? हम कहते हैं 15 ppm से ऊपर ऑयल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 15 ppm से नीचे जब जाएगा that will be dispersed by waves and sea currents, because that is a little quantity which can be dispersed by wave and sea current. उससे ज़्यादा होगा, so it might get accumulated and can cause pollution for your beaches and your other structures. Why are we setting effluent standards? हम engine room से कहते हैं कि इतना effluent standard हो. Same reason, to ensure that your oil gets dispersed by sea waves and currents. इसीलिए हमने effluent standard को सेट किया है. सर एफ्लुएंट स्टैंडर्ड मतलब? एफ्लुएंट का मतलब है जो भी डिस्चार्ज निकल रहा है उसको हम एफ्लुएंट कहते हैं. एनी डिस्चार्जेस फ्रॉम सी इज नोन एज एफ्लुएंट. आपके जो पाइपें लगी हुई हैं आपके रिवर में डिस्चार्ज कर रही हैं फैक्ट्री से, वो एफ्लुएंट निकलता है. सिमिलरली शिप से जो डिस्चार्ज कर रहे हैं ऑपरेशनल ऑयल एंड ऑल, दैट इज एफ्लुएंट. एफ्लुएंट का मतलब है जो भी डिस्चार्ज वहां से हो रहा है ऑफ ऑयल एंड अदर थिंग्स. सीवेज, जो सीवेज वो अलग चीज है. सीवेज को एफ्लुएंट नहीं बोल रहे हैं, हम ये एफ्लुएंट कर रहे हैं. अब सीवेज कैन बी आल्सो कंसिडर्ड एफ्लुएंट, बट हम इस कंसिडरेशन में एफ्लुएंट कह रहे हैं जो ऑयल डिस्चार्ज. Now for your MARPOL Annex 1 you have oil discharge monitoring and control system. और अगर आप Annex 2 में जाएंगे तो उसमें नहीं होगा. Only in oil tankers you will have. अगर आप ऑयल केम में हो तो जब केमिकल कैरी कर रहे हो तो ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम को ब्लैंक आउट कर दोगे, उसको नहीं यूज करोगे. दिस इज यूज्ड ओनली फॉर कंट्रोलिंग योर ऑयल डिस्चार्ज. So it is mandatory on tankers of 150 gross tonnage and above, और बाकी जहाजों में 400 gross tonnage and above, क्योंकि बाकी जहाजों में इंजन रूम है. टैंकर में इंजन रूम तो है ही, टैंकर में 150 gross tonnage and above के लिए है, and for other vessels 400 gross tonnage and above you require oil discharge monitoring and control system. Now this is controlling the instantaneous rate of discharge below 30 liter per nautical mile.
आपका इंस्टेंटेनियस डिस्चार्ज रेट क्या होता है, पहले वो आपको दिखा देते हैं। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिस्चार्ज, इसमें है कि नहीं? हाँ, या तो ये आपका ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये आपका सीसीआर से कनेक्टेड है या इंजन रूम से कनेक्टेड है, नॉन हजार्डस एरिया हो गया। और दिस सेक्शन इज सैम्पलिंग पंप। नंबर 3 इज एनालाइजिंग यूनिट, जो एनालाइज करेगा कि कितना ऑयल है। नंबर 5 इज फ्लो मीटर, टू चेक क्या फ्लो रेट क्या है। तो दोनों सेक्शन का सेंसर, बिकॉज इमल्शन ऑयल फॉर्म करता है इन वाटर, तो इल सेंस दैट इमल्शन। And this is the overboard discharge slop tank. And here you have your pneumatic pipelines, air pipelines. Sample water is in this. That sampling is done. This sampling analyze. This will be sampling pump will be there. It will analyze and give the results to your analyzing unit, and that will give your results to your CCR. यहाँ से आप CCR में results देगा। Now from your CCR, if they it finds out कि भाई आपका ppm 15 से एक्सीड कर रहा है इंजन रूम में, तो ये अलार्म साउंड करेगा और वो उसके डिस्चार्ज उसके टैंक्स में चला जाएगा। Now if it for your slop tanks, अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिस्चार्ज इज मोर देन 30 लीटर पर नॉटिकल माइल, then alarm will sound and slop tank valve will open, this valve will close and यहाँ आपका डिस्चार्ज जाएगा। If you exceed 1 by 30,000, alarm will sound 1 by 30,000 of the, अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे 1 by 30,000 क्या चीज है। लास्ट टैंक का जो रेसिड्यू था उसकी टैंक क्लीनिंग की, उससे ज्यादा आपका 1 by 30,000 होगा टोटल क्वांटिटी, तो अलार्म साउंड होगा, ये वाल्व खुलेगा, ये बंद होगा और आप स्लॉप टैंक में डालोगे। तो आई कम टू दैट कि वो क्या क्या अलार्म्स बजते हैं और क्या क्या होता है, विल कम टू दैट। पहले आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिस्चार्ज बता दें क्या है। So instantaneous rate of discharge means the rate of discharge of oil in liters per hour at any instant divided by speed in knots. तो oil content होगा कितना ppm into flow rate in cubic meter divided by speed into 100. उस इंस्टेंट में कितना लीटर पर नॉटिकल माइल उस टाइम डिस्चार्ज हो रहा है। तो 30 लीटर पर नॉटिकल माइल से एक्सीड करेगा तो अलार्म बजेगा और स्लॉप टैंक में आपका कंटेंट्स जाएगा। So it controls the instantaneous rate of discharge below 30 liter per nautical mile, and if it exceeds, the discharge will automatically closes with alarm and the discharge is sent towards the slop tank. Secondly, it controls the total quantity of oil discharge into sea, which will be less than 1 by 30,000 of the quantity of tanks cleaned for cargo discharge during last voyage, and it also records the same. तो ये recording करेगा। अब इसके ऊपर जरा मैं समझाता हूँ कि कैसे 1 by 30,000 का चक्कर आता है। इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि हाउ दैट 1 by 30,000 को आप ले रहे हो।
और ये 1 लाख टन का जहाज है। अब ये 79 से पहले अगर शिप बिल्ड था, उसमें टोटल क्वांटिटी डिस्चार्ज है 1/15,000। तो अगर पुराना जहाज है, सपोज 1978 का टैंकर है, उसमें टोटल क्वांटिटी डिस्चार्ज क्या होगा? सो सपोज वो 1 लाख टन से डिस्चार्ज कर रहा है 60,000 इन मुंबई, एंड आफ्टर टैंक क्लीनिंग of these tanks, it is sailing from Mumbai to Yangon. Passage is 9 days. Distance is 1200 nautical mile. तो total quantity क्या discharge होगा? So it will be 1/15,000 of 60,000. So that will be 4 tons. 9 दिन के पैसेज में टैंक क्लीनिंग करते जा रहे हैं, तो उसमें 4 टन ही ऑयल डिस्चार्ज होगा इन पानी एट द रेट ऑफ 30 लीटर पर नॉटिकल माइल। बट अगर वो जहाज सपोज 2000 का है या 1995 का है, बिकॉज 1979 के बाद आ गया, तो इट इज 1/30,000. So any ship after 1979 will be 1/30,000 into जिसकी आपने टैंक क्लीनिंग की 60,000. So it will be 1/30,000 into 60,000 will be 2 tons. 2 टन होगा. सपोज वही चीज था हाँ बोलो सर, क्या रीजन है 78 बिल्ड पहले जहाज सिर्फ 1/15,000 करेंगे और 2000 के बाद के? पहले जो पुराने जहाजों में ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम इतना, इनके पास इतना अच्छा सिस्टम्स नहीं था, तो बाद में आए ना सारे सिस्टम्स आपके टैंक क्लीनिंग एंड सबके. ये सर ओडीएम। हाँ ये सब तो बाद में आए ना, पहले थोड़ा था. पहले तो पानी में डाल देते थे, ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम कोई कंट्रोल ही नहीं था. तो इसलिए ये इन्होंने ज्यादा क्वांटिटी दी, बाद में इन्होंने कम कर दी, क्योंकि दे वांटेड टू कंट्रोल द पोल्यूशन. पहले तो प्लास्टिक भी भेजते थे, NX5 थोड़ा ना पहले था, वो तो बाद में आया है ना. NX6 नहीं था पहले, वो बाद में आया. NX7 भी आने वाला है, CO2 के लिए आने वाला, भी आया कहाँ. तो जो चीज नहीं थी, अब पहले आपका VCR था, ठीक है, अब VCR है क्या? नहीं है, ऑब्सोलीट हो गया. पहले आपके पेजर थे, अब कहाँ है ही नहीं, है ना. तो कई चीजें, आप वॉकमैन थे, अब वॉकमैन नहीं है. आईपॉड हो गए, आईपैड हो गए, सारे हो गए. अब थोड़ा ना वो पहली चीजें. पहले स्पूल टेप्स होते थे, आई रिमेम्बर, हम लोग जब बच्चे थे वो स्पूल टेप्स आते थे, बड़े बड़े टेप्स, टेप रिकॉर्डर में होते थे बड़े बड़े. अब थोड़ा वो सब मिलेंगे, वो तो पुराने जमाने की बात होगी ना. सो विद द टाइम यू आर चेंजिंग. एक्डिस कहाँ था पहले? एक्डिस नहीं था, आरपा नहीं था पहले, रडार ही होता था. आरपा तो बाद में, एक्डिस तो अब आया 10 साल पहले. तो थिंग्स विल चेंज. अब सपोज ये शिप आपका 1.5 लाख टन का है, और शिप इज बिल्ट इन 2000, और सेम कंडीशन है, और आपने पूरा टैंक डिस्चार्ज कर दिया 1.5 लाख टन बॉम्बे में, ठीक है, और वही 1978 का, तो फिर क्या आंसर होगा? 1978 का जहाज है, 1 लाख टन आपने डिस्चार्ज किया, उसके बाद आप सेल कर रहे हो, टैंक क्लीन कर रहे हो, फिर क्या आंसर और आएगा? 10 टन 1,50,000. 10 10 टन टन आएगा ना, 10 टन आएगा, ठीक है. और अगर वही 1980 का है जहाज, और या 2000 का जहाज है, और 1.5 लाख टन है, तब कितना होगा? अब वो सारा टैंक क्लीन कर रहे हैं, 1.5 लाख टन है, सर, तब कितना डिस्चार्ज 5 होगा? टन टोटल सर। टन 5 सर, टन 5 आएगा टन। ना. 1/30,000 इंटू 1,50,000, तो 5 टन आएगा, है ना. 5 टन हुआ. तो यही एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि टोटल क्वांटिटी डिस्चार्ज क्या है, राइट. तो वो आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया. तो आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे इन दैट, क्योंकि वो स्टार्ट स्टॉप कब स्टार्ट किया, कब स्टॉप किया, और कितना क्वांटिटी डिस्चार्ज हुआ, क्या स्पीड शिप की है, एवरीथिंग विल कम इन दिस.
everything will come in this records. और ये रिकॉर्ड्स आपको रखने हैं बिकॉज 3 साल के लिए रिकॉर्ड्स रखने होते हैं. इसके लिए फॉर योर ऑयल रिकॉर्ड बुक के लिए भी 3 साल के रिकॉर्ड रखने हैं, इसके भी रिकॉर्ड रखने हैं ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम के. सो योर स्पेशल एरियाज विल बी मार्पो लिनक्स 1 में 10 एरिया आएंगे. 10 areas will be special areas. These will be your Mediterranean Sea, Black Sea, Baltic Sea, Red Sea. Baltic Sea आपके PSSA में भी आ रहा है, NX4 में भी आएगा, ठीक है, और NX5 में भी आएगा. बाल्टिक सी बहुत जगह है, NX6 में भी आएगा, बहुत काफी जगह आएगा. देन आपका गल्फ एरिया है, गल्फ ऑफ एडन, एंटार्क्टिक एरिया. अब एंटार्क्टिक एरिया में यू कैन नॉट पंप आउट फ्रॉम इंजन रूम आल्सो, टोटली प्रोहिबिटेड है. वहां कोई ऑयल नहीं डाल सकते, ठीक है. ये नहीं कि आप बोलोगे हम ऑयल वाटर उससे सेपरेटर से निकाल के बाहर डालेंगे, वो सब नहीं, कुछ डाल ही नहीं सकते एंटार्क्टिक एरिया. बाकी जगह में तो आप 15 ppm से ऊपर नहीं डाल सकते, बट एंटार्क्टिक में यू कैन पुट एनीथिंग देयर. कार्गो तो वैसे ही बंद है, स्पेशल एरिया में कार्गो नहीं डाल सकते, बट if it is less than 15 ppm from engine room discharge you can do in other areas except Antarctic area. So you have northwest European waters, Oman area, southern South African waters. यहाँ आप स्पेशल एरिया आपके. So how special area are different from other areas? So under the convention, the special areas are given higher level of protection. So for this, your 400 gross tonnage above, any discharge of oil or oily mixture out of the sea is prohibited or forbidden, except the following requirements. पहले आपको जरा एक टेबल दिखा देता हूं, and then we'll come to this PPT. We'll come to the table first. कभी भी डिस्चार्ज क्राइटेरिया आएगा, यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस. टेबल में बनाओ, फिर मैं थ्योरी करा दूंगा, पहले आपको टेबल दिखा देता हूँ. सो ऑयल टैंकर्स ऑफ ऑल साइजेस, दिस इज डिस्चार्जिंग ऑयल और ऑयली मिक्सचर फ्रॉम कार्गो एरिया इंक्लूडिंग पंप रूम. So within your special area or outside special area, but within 50 nautical miles, discharging is not allowed, except for clean or segregated ballast. Clean और segregated ballast का मतलब है, segregated ballast निकाल सकते हो. Clean ballast का मतलब है जब पहले DB tanks नहीं होते थे, so single hull vessel में they used to carry in crude oil wash tanks, certain tanks they were dedicated for carrying clean ballast. So crude oil washing करने के बाद उसमें ballast ले लेते थे. अब when you discharge from there, it has to be passing through your oil discharge monitoring system. So 15 ppm से ऊपर oil नहीं होना चाहिए. So that can be discharged in the special area except Antarctic area. So बाकी जो आप टैंक क्लीनिंग कर रहे हो उसका पानी तो उसमें अलाउड नहीं है. Only when you're outside of 50 nautical miles, then you can discharge. So within 50 nautical miles from land, you can't discharge, or in special areas, you can't discharge unless you have segregated ballast or clean ballast. When you're outside the special area,
and more than 50 nautical miles from nearest land. Your discharging is prohibited, but you can discharge if you meet all these conditions. So you have to meet all these conditions, only then you can discharge more than 50 nautical miles from nearest land. One is your tanker is preceding en route. इसका मतलब tanker is not at anchorage, it is going on its route. Number two, the discharge rate should not exceed 30 liter per nautical mile, and that will be measured by your oil discharge monitoring system. The total quantity of oil discharged before 1979 December was 1 by 15,000 of the total quantity of the particular cargo of which residue was part. As I had explained के last tank पोर्ट में कितना डिस्चार्ज किया, उस टैंकों को आपने टैंक क्लीन किया, फिर उसका जो पानी गया उसका 1 by 15,000 था before 31st January 1979. After 31st December, not January, 31st December 1979, for tankers delivered after 31st December 1979, it was 1 by 30,000 of the total quantity of the particular cargo of which your residue was part. Number 4, ODMCS टैंकर का चालू होना चाहिए, बंद हो जाएगा तो you can't discharge anything. So it should have ODMCS in operation for the tanker. Plus ये सारी चीज होनी चाहिए. Slop tank होने चाहिए as required by the regulation 29 and 31. तो slop tank भी होने चाहिए, ODMCS भी चालू रहना चाहिए, plus 1 by 30,000 total quantity होनी चाहिए, plus rate of discharge should not exceed 30 liters per nautical mile, plus it should be proceeding en route. ये सारी चीज होनी चाहिए. Then you can discharge more than 50 nautical miles from nearest land. Now we come for the engine room area. So that is for ships of gross tonnage 400 or more. So discharge of oil or oily mixtures from machinery space. ये आता है within special area. Discharging prohibited except when you meet all these conditions. One, the ship is proceeding en route, that means anchorage पे हम engine room से discharge नहीं कर सकते. Oil content in the effluent वही चीज है जो हम discharge कर रहे हैं, should not without dilution. Without dilution का मतलब है you are not putting a freshwater pipe there at the discharge area because you are diluting it. So without dilution, it should not exceed 15 ppm. Number 3, the oil mixture is processed through oil filtering equipment, and the oil content of this effluent should not exceed 15 ppm. In the special area, engine room should have alarm arrangement, automatic 15 ppm stopping device in place. That means alarm बजेगा, 15 ppm से exceed हो गया तो वाल्व बंद होके पहले आपका स्लज ऑयल टैंक का वो वाल्व खुल जाएगा, वहां चला जाएगा. प्लस नंबर 4, oil mixture is not mixed with cargo pump room bilges. That mixing or magic line नहीं चलेगी. You can't mix cargo pump room bilges with engine room bilges, or in case of oil tankers with oil cargo residues. You can't mix engine room bilges with oil cargo residues. स्पेशल एरिया के बाहर, आउटसाइड स्पेशल एरिया, इसमें 50 नॉटिकल माइल वाला चक्कर नहीं है. इसमें स्पेशल एरिया या आउटसाइड स्पेशल एरिया फॉर इंजन. The discharging is prohibited outside special area except when you are proceeding en route. Oil content of effluent should not exceed without dilution more than 15 ppm. Oil mixture is processed through oil filtering equipment as per requirements of Annex. अब इसमें इन्होंने दो चीजें नहीं दी हैं कि अलार्म अरेंजमेंट, ऑटोमेटिक 15 ppm स्टॉपिंग डिवाइस आउटसाइड स्पेशल एरिया में चले ना चले चलेगा, बट ऑयल फिल्टरिंग इक्विपमेंट चलना चाहिए so that your content should not exceed 15 ppm.
Oil mixture should not be mixed with cargo pump room bilges, or in case of oil tanker, with oil cargo residues. So this is for your 400 gross tonnage and above, or engine room area. In Antarctic region, any discharge into sea of oil or oily mixture from ship, that is from cargo and engine room, is prohibited. Antarctic area में not allowed. Now we come to what about ships less than 400 gross tonnage? उनके discharge criteria क्या हैं for engine room? Now for ships less than 400 gross tonnage, oil and oily mixture shall be retained on board, and you can discharge to reception facility. तो ये तो आपको करना है. अगर आपका नहीं चल रहा है कुछ चीज तो फिर आप डिस्चार्ज करोगे रिसेप्शन फैसिलिटी. अदरवाइज इन ऑल एरियाज एक्सेप्ट फॉर एंटार्क्टिक रीजन डिस्चार्ज इज प्रोहिबिटेड विद एक्सेप्शन दैट, मतलब यहाँ डिस्चार्ज कर सकते हो एक्सेप्टिंग एंटार्क्टिका व्हेन यू आर प्रोसीडिंग एन रूट and you have an operation design approved by administration that ensures your oil content without dilution does not exceed 15 ppm. यहाँ कोई अलार्म या स्टॉपिंग डिवाइस की जरूरत नहीं है. इन वेसल्स लेस देन 400 अलार्म एंड स्टॉपिंग डिवाइस की जरूरत नहीं है. जैसा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 400 ग्रॉस टनेज में था, ऑयल शुड नॉट बी मिक्स विद कार्गो पंप रूम बिल्जेस, और इन केस ऑफ ऑयल टैंकर्स विद ऑयल कार्गो रेसिड्यूज, वही चीज आएगी. और ये आपके 10 स्पेशल एरिया एनेक्स 1 के. डिस्चार्ज क्राइटेरिया पे क्वेश्चन पूछ लो. भाई कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? फिर थ्योरी पे शुरू करेंगे, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. ये टेबल आपको याद रखना है. नोट आपको मिल गए होंगे. नोट सबको मिल गए? कल मैंने भेजे थे, मिल गए? यस सर, मिल गए थे. तो ये याद करना है. ये डिस्चार्ज क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर का आता है, तो याद करना है. अभी रुक जाऊं क्या? आपको वीडियो देखना है, कुछ आराम करना है, क्या करना है, या मैं कंटिन्यू करूं? आज के लिए ज्यादा हो गया क्या कि ठीक है चलेगा? वीडियो चला दे. वीडियो चला, ठीक है. हाँ ठीक है, जितना आप एक्सेप्ट कर लेते हो उतना ही करेंगे, ज्यादा तेजी नहीं करेंगे.
Hello friends, in this video we are going to discuss on Annex 1 of MARPOL. I suggest you to watch this video till the end, and if you want you can take down notes as well. So let's get started. A whopping 2,900 million tons of crude oil and its products are being transported across the sea every year. Annex 1 stands for Regulation for the Prevention of Pollution by Oil. Annex 1 came into force on 2nd October 1983. You don't need to remember the specific date, but just remember the year when it came into force. Oil pollution is operational causes or by accidental causes. Operational causes include the negligence of ship's crew. Operational causes include cleaning of cargo residues on oil tankers, ballasting of cargo tanks, tank cleaning, as well as bilge cleaning. And oil pollution can also be caused due to accidents such as grounding or collision. Now, what are the effects of oil pollution on marine environment? It blankets the surface, interfering with oxygen exchange between the sea and the atmosphere. Heavier constituents of oil blanket the sea floor, interfering with the growth of marine life. So what happens is when oil is discharged into the sea, it creates a sheen on the surface of the sea which blocks the oxygen and other important elements to reach the marine organisms under the sea. Many constituent elements are toxic and get into the food chain. So when the oil mixed with the seawater is consumed by organisms such as fishes, it affects the whole food chain because these smaller fishes are eaten by larger fishes or even by humans. So the whole food chain gets affected. Oil on beach interferes with the recreational uses of that beach. Now, who wants to go to a beach which has oily water, right? Oil may enter seawater distilling inlets and it may be deposited on tidal mudflats with detrimental results. Oil sticks to the wings of seabirds and they become helpless casualties of oil spillage. Now, what is a special area? Special area means a sea area where, for recognized technical reason in relation to its oceanographic or topographic, ecological, and the traffic density in that area, and adoption of special mandatory methods for the prevention of sea pollution has to be carried out in that area to preserve that particular sea area. There are different special areas for each annex of MARPOL. As per Annex 1, there are 10 special areas. So, they are the Mediterranean Sea, the Baltic Sea, the Red Sea, Persian Gulf area, Black Sea, Gulf of Aden, Antarctic area, Northwest European water, Oman area of Arabian Sea, and Southern South African waters. There are certain regulations which have to be implemented when ships are en route in these areas. Now we move on to the discharge criteria as per Annex 1. This is an important part because this is often asked in the examinations. So, any kind of oil or oily mixture is prohibited to discharge into the sea unless these requirements are satisfied. So, these requirements we'll be discussing into two parts. Requirements for machinery spaces of all ships of 400 gross rate tonnage and above when the vessel is outside special area and when the vessel is proceeding in special area, and requirements for the cargo area for oil tankers when the vessel is proceeding outside special area and the vessel is in area. So any kind of oil or oily mixtures cannot be discharged into the sea unless these requirements are satisfied for ships of 400 gross rate tonnage and above. So when the vessel is outside special area, it should be proceeding en route. Now en route means that the vessel is not stopped or drifting
and it is proceeding on its own original route. Oily mixture is processed through an oil filtering equipment. It should be processed through a oil filtering equipment before being discharged into the sea. Oil content of the effluent without dilution does not exceed 15 parts per million. The oil content should not exceed 15 parts per million when it is being discharged into the sea, and a working alarm system and an automatic stoppage system should be set up if this exceeds 15 ppm. Oily mixture should not originate from cargo pump room bilges on oil tankers. Oily mixture in case of oil tankers is not mixed with oil cargo residues. Now, when the ship is proceeding in special area, it should be proceeding en route. Oily mixture should be processed through an oil filtering equipment before discharge. Oil content effluent without dilution does not exceed 15 parts per million. Oily mixture does not originate from cargo pump room bilges on oil tankers. Oily mixture in case of oil tankers is not mixed with oil cargo residues. Now, this is somewhat the same for outside special area and in special area as well. Just a major difference is that in the Antarctic area, any discharge into the sea of oil or oily mixtures from any ship shall be prohibited. So now whether it is 15 ppm, 10 ppm or even below that, inside the Antarctic area, any discharge into the sea of oil and oily mixtures is prohibited. Next up, moving on to the requirements for the cargo spaces of oil tankers. When an oil tanker is proceeding outside a special area, so it should be more than 50 nautical miles from the nearest land. It should be proceeding en route. The instantaneous rate of discharge of oil content does not exceed 30 liters per nautical mile. So what does this mean? The rate of discharge should not exceed 30 liters per nautical mile. A vessel should not discharge more than 30 liters of oil or oily mixtures per nautical mile it is covering. Total quantity of oil discharged into the sea does not exceed 1 by 15,000 of the total quantity of the cargo for ships delivered on or before 31st December 1979, and 1 by 30,000 of the total quantity of cargo which is on board at that time for ships delivered after 31st December 1979. The vessel should be fitted with operational ODMCS, which is the oil discharge monitoring and control system, and a slop tank arrangement. Slop tanks are generally used for holding slop generation such as tank cleaning or dirty ballast. Now, when a tanker is within a special area, any discharge into the sea of oil or oily mixtures from the cargo area of an oil tanker shall be prohibited while in a special area. It is not at all allowed to discharge any kind of oil or oily mixture when an oil tanker is inside a special area. Now moving on to the ORB, which is the oil record book. The oil record book is basically in two parts. Part 1 is for machinery space operations. It is to be carried by oil tankers of 150 gross rate tonnage and above, and every ship of 400 gross rate tonnage and above. Part 2 is for cargo and ballast operations. It is to be carried by all oil tankers of 150 gross rate tonnage and above. The oil record book shall be kept in such a place as to be readily available for inspection at all reasonable times, and it shall be preserved for a period of 3 years after the date of last entry has been made. This is a very important document to be checked by the Port State Control and any other authority which is inspecting the vessel, and they can check that the vessel is complying with the requirements of Annex 1. So what are the entries that have to be made in the oil record book?
ballasting or cleaning of oil fuel tanks, discharge of dirty ballast or cleaning water from oil fuel tanks, collection of and disposal of residues, sludge and oil residues as well, discharge overboard or disposal otherwise of bilge water which has been accumulated in machinery spaces, bunkering of fuel oil or bulk lubricating oil. Entries to be made in Oil Record Book Part 2, which is to be carried by oil tankers of 150 gross tonnage and above, is loading of oil cargo, internal transfer of oil cargo during the voyage between the tanks. So we'll have lunch. So this entries and all we'll be doing next time. Okay. So entries and all I'll be taking after this. This is आपको video दिखाया just a revision for you. Next class we'll be continuing on Annex 1. Okay. So we'll have lunch now. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. Bye, sir. Happy weekend. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye. Bye. Thank you.